प्राइस एनालिसिस आप कीजिए। कार कितनी हेवी है? 50 किलोमीटर्स हमारे हो गए हैं। 75 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है उसके साथ में आपको और ऊपर हो गए हैं 200 किलोमीटर्स डन। तो यही जो आपकी रेंज है वो लगभग This right here is the Tata Sierra EV. That's right. Finally Sierra की भी EV आ गई है और टाटा की वो जनरली स्ट्रैटेजी रही है कि जो भी आइस कार्स हैं उनका EV एवटार भी भारत में हो। सभी गाड़ियों की लगभग से सफारी को छोड़ के हो सकता है सफारी का भी EV वर्जन आ जाए। हैरियर का ऑलरेडी आता है, टियागो, टिगोर, नेक्सॉन, कर्व, पंच सभी गाड़ियों की EV है और इसका भी आ गया है। बट इसकी जो पोजीशनिंग है वो थोड़ी प्रीमियम रखी गई है, प्राइसिंग से भी प्रीमियम ही लगती है। ये लगभग 19 लाख के आसपास इसका बेस ट्रिम शुरू होता है। ये वाला वेरिएंट जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, जिसको कि टाटा क्वाड व्हील ड्राइव कहता है, ये लगभग 26.5 लाख के आसपास आपको पड़ता है। और 26 लाख का मतलब लगभग 28-29 लाख हो सकता है आपको ऑन रोड आते आते पड़े। बट प्राइस एनालिसिस आप कीजिए, क्या आप इतना पैसा देना चाहते हो इस गाड़ी के लिए? मेरा काम क्या है? मेरा काम है, इनका जो क्लेम है कि C75 क्लोज टू 500, 480, 470 किलोमीटर ये रेंज निकाल सकती है। ये 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला है, तो क्या ये निकाल पाएगी उसके आसपास? आई विल बी वेरी इंप्रेस्ड, क्योंकि टाटा के साथ में हमने देखा है कि इनकी एनर्जी एफिशिएंसी उतनी अच्छे से मैनेज नहीं होती है। जनरली LFPs की ही उतनी अच्छे से मैनेज नहीं होती है। टाटा की LFP के स्टैंडर्ड से भी थोड़ी कम ही मैनेज होती है, रेंज कम देती है इनकी गाड़ियाँ। वहीं पे अगर आप NMC बैटरी पैक्स की तरफ देखोगे, जो कि कुछ और मैन्युफैक्चरर्स ऑफर करते हैं, वहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो टेस्ट में हमें ये पता पड़ेगा कि अगर आप 100% से लगभग 0% चार्ज करोगे, क्योंकि आज हम एक्सटेंसिवली लगभग 12-14 घंटे की ड्राइव करने वाले हैं, जिसमें शहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा और हाईवेज पर भी हम जाएंगे, क्योंकि ये इंटरसिटी के हिसाब से बनी गाड़ी है। तो क्या एक्चुअल रेंज ये आपको गाड़ी ऑफर करेगी? कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैसी परफॉर्मेंस है शहर में, हाईवे पे कैसी परफॉर्मेंस है? क्या वो जो इनका 5 लिंक सस्पेंशन है, क्या वो मदद करता है? अगर हल्की फुल्की ऑफरोडिंग करते हो तो उसमें कैसी ये परफॉर्म करती है? बहुत सारे सवाल हैं, उन सब सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। नमस्कार, खमगनी दिव्य सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी और आज बात टाटा सिएरा EV की होगी। ऑलराइट, इससे पहले कि हम ड्राइव पे चलें, रेंज टेस्ट करें, बाकी चीज़ों की बात करें, कुछ बेसिक्स आपके क्लियर कर देता हूं। देखने में लार्जली सेम लगती है जो सिएरा EV है और आइस है, सिर्फ बम्पर जो है वो चेंज कर दिए हैं इन्होंने। अंदर जो है एम्बिएंट लाइटिंग 2-3 जगह लगा दी है, मतलब आप सनरूफ के आसपास देखोगे, डोर जो आपके हैंडल्स हैं उनके पास में उन्होंने लगा दी है, 2-3 जगह नई जगह लगा दी है। को ड्राइवर जो सीट है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली हो गई है। जो आइस वाली आती है उसके अंदर वो मैनुअल बॉस मोड भी आता है, बट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं आता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट आ गया, बॉस मोड नहीं आता है, विच इज स्टिल फाइन, क्योंकि को ड्राइवर को इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल गया है। बारिश भी आ गई है। बारिश के साथ साथ एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने वाली वो ये है कि यहाँ पर डिफरेंट पावर ट्रेन स्ट्रैटेजी है। जो इनका सबसे छोटा बैटरी पैक है 63 किलोवाट आवर वाला, वो एक्चुअली ज़्यादा पावर देता है क्योंकि उसमें हाई वोल्टेज सेल्स लगे हुए हैं। सो वो टेस्ट भी इन्होंने ज़्यादा करे हैं इंटरनली, इस वजह से वहाँ पे 239 PS की पावर मिलती है और 315 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं पे 75 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक जो है, जिसमें रियर व्हील ड्राइव आता है, सभी रियर व्हील ड्राइव है बाई डिफॉल्ट, 63 वाला भी, 75 वाला भी, बट 75 किलोवाट आवर वाला रियर व्हील ड्राइव जो है वो 209 PS की पावर देता है, कंपैरेटिवली कम पावर देता है। टॉर्क हालांकि बराबर ही देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दो डिफरेंट सेल मैन्युफैक्चरर हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं और हाई वोल्टेज वाले जो सेल्स हैं वो एक्चुअली छोटे बैटरी पैक में है, बड़े वाले में नहीं है। इसीलिए इन्होंने उसकी पावर को कंट्रोल करके रखा है और रेंज पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा किया है। 75 किलोवाट आवर वाला जो बैटरी पैक है उसके साथ में आपको ऑल व्हील ड्राइव भी मिलता है, जिसको कि कंपनी क्वाड व्हील ड्राइव कहती है। वो क्वाड व्हील ड्राइव के साथ में क्योंकि फ्रंट मोटर भी लग गई है, एक एडिशनल इन्वर्टर भी लग गया है, मतलब मेनली तो मोटर ज़्यादा लग गई तो पावर ज़्यादा हो गई है। लगभग 306 PS 307 PS के आसपास की पावर देता है, एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाएगी, और 504 Nm का टॉर्क देता है। 0 to 100 वो वाला जो है 5.8 सेकंड्स में करता है। आगे चलाएंगे आपको बताएंगे। बट ये इनकी पावर ट्रेन स्ट्रैटेजी है। आई थिंक वो वोल्टेज पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मल एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या रेंज ज़्यादा देना या कम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने उस स्ट्रैटेजी पे खेला है। क्या पता फ्यूचर में वो 75 किलोवाट वाला जो बैटरी पैक है वो डेमोक्रेटाइज हो जाए, छोटे वाले बैटरी पैक में भी आ जाए, थोड़ी पावर कम हो बट रेंज ज़्यादा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वी डोंट नो इट येट, बट दिस इज व्हाट यू हैव नाउ। लेट्स गो फॉर द रेंज टेस्ट। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द रेंज टेस्ट। और फिगर्स आपको बता देता हूँ, 100% गाड़ी चार्ज है और ट्रिप जो है उसको हम रीसेट कर देते हैं। यस, ट्रिप भी रीसेट, ट्रिप ए भी रीसेट हो गई है
ऑडो पे रीडिंग है 1399 किलोमीटर्स। ये सिटी मोड है बाय द वे, इसमें डिफरेंट मोड्स आते हैं। अगर आप इको मोड जाओगे तो 531 किलोमीटर की रेंज दिखाएगा। फिर अगर आप लेवल 3 जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, जो ब्रेकिंग लेवल्स होते हैं इनके, रीजनरेटिव लेवल्स जो होते हैं, लेवल 3 पे 531 किलोमीटर्स, उससे थोड़ा कम करोगे तो आपको 526, लेवल 1 पे 515, बट वील ट्राई एंड कीप इट इन L3 ऑल द टाइम। और डिफरेंट मोड्स में अलग अलग हो जाता है। सिटी में अलग हो गया, बूस्ट मोड में 490 हो जाता है, ये बूस्ट मोड है बेसिकली 464 किलोमीटर हो जाता है। स्पोर्ट मोड में 490 किलोमीटर हो जाता है, बट हम इसको डिफ़ॉल्ट एक जो मोड होता है उसमें रखेंगे, विच इज़ द सिटी मोड। जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इको से काम चल सकते हैं, वहाँ पे इको से काम चलाएंगे। बट दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन एंड दैट्स हाउ वी स्टार्ट आवर रेंज टेस्ट। 9:24 AM ये हो रहा है टाइमिंग। और सबसे पहली बात आपको बता दूं कि इसको हम मेनली सिटी में ही चलाएंगे। यहाँ पे टेम्परेचर्स एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। 27 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, कोयम्बटूर के आसपास है हम लोग, ये वाला जो पूरा रीजन है। मानसून में ठीक ठाक मौसम होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। बट सिटी में ज़्यादा चलाएंगे हम। सिटी में ज़्यादा मतलब जितना हम सिटी में ज़्यादातर चला सकते हैं वो चलाएंगे। उसके बाद हाईवे पे जाएंगे, मैक्सिमम रेंज कितने निकाल पाता है, दैट विल बी दी ऑब्जेक्टिव। ऑल्सो हर लगभग 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर मैं आपको एक मेजर अपडेट दूंगा गाड़ी के बारे में, या जो मेरी बीच बीच में ऑब्जर्वेशन होगी वो भी मैं शेयर करता रहूँगा। तो चलते हैं और फिर आगे बात करते हैं। तो फर्स्ट 50 किलोमीटर्स हमारे हो गए हैं और मेनली शहर में चलाया। एक्चुअली कोयम्बटूर की साइड में एक एडवांटेज जो ईवीज़ को मिल जाता है वो ये है कि मोस्टली जगहों पर ना ऐसे वाले रोड्स हैं, 2 लेन बोल दो आप, पर इवन ऑन हाईवेज यू हैव मैक्सिमम 2 लेन्स, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो ही नहीं पाती, क्योंकि एक लेन में आने वाले हैं, एक लेन में जाने वाले हैं, तो उस वजह से थोड़ी एडवांटेज मिल जाती है। बट सिटी में हमने आज भरपूर जो सिटी है कोयम्बटूर की, जहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है, वहाँ पे चलाने की कोशिश की है। अब हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक रहा उसके बारे में बात कर लेते हैं। 50 किलोमीटर चलने के बाद में देखिए, पहले तो स्टेट ऑफ चार्ज जो है वो 88% पे आ गया है। दैट मीन्स अबाउट 12% इसने लिया है। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो है वो आपको हायर साइड पर नज़र आ रहा होगा, 182 वाट आवर पर किलोमीटर। आइडियल सिटी के लिए होना चाहिए आपका 120 से लेकर 140। बट प्रॉब्लम ये है टाटा की कार में कि इसके जो रीजन लेवल्स हैं वो 95% से नीचे ही काम करते हैं। टेक्निकली 100% पे भी आपके जो रीजन लेवल से काम करनी चाहिए, जो कि और एनर्जी सेव कर सकते हैं। बट टाटा डज इट इन ऑल देयर कार्स, दे ओनली वर्क बिलो 95%। तो 95% आने के बाद में ये फिर भी थोड़ा ठीक हो गया, वरना एक टाइम पे एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 200 के आसपास चल रहा था, अभी 182 आ गया है। सो वी हैव सेव्ड अ लिटिल बिट। तो एक वो चीज़ जो है जिसकी वजह से एनर्जी ज़्यादा जाती है। पर एक चीज़ जो मैंने हमेशा से बोली है कि टाटा की आइस कार्स वर्सेस ईवी कार्स, टाटा इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स जो समहाउ अपनी ईवीज़ बेटर बनाता है अपने आइस से ज़्यादा। टाटा की अगर मेरे को आइस सजेस्ट करनी होती है, मैं जनरली डीजल मैनुअल के लिए बोलता हूँ ज़्यादातर लोगों को कि उनमें परेशानियाँ ना के बराबर है। तो आप डीजल मैनुअल ले रहे हो अगर इस गाड़ी का, यू कैन डेफिनेटली गो बाय इट। इवन टर्बो भी उन्होंने ठीक बना दिया है, बट टर्बो में वो फ्यूल एफिशिएंसी वाली दिक्कतें लोगों को आती है। और 1.5 NA जो सियरा का आता है वो एक्चुअली सेगमेंट में सबसे कमज़ोर NA आप इजीली उसको बोल सकते हो। मैनुअल के साथ में ले लो या फिर आप ऑटोमेटिक के साथ में ले लो। इन्होंने बोला कि बीच में कुछ हमने अपडेट्स दिए हैं, कुछ पैचेस, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड कई चीज़ें ठीक की है जो ECU से रिलेटेड चेंजेस हैं। अब वो मैंने टेस्ट नहीं किया है तो उसके बारे में बोलूँगा नहीं, बट मेरा जो मानना है वो अभी भी यही है कि टाटा अपनी EVs बेटर बनाती है कंपेयर टू देयर आइस काउंटरपार्ट्स। आइस में जाना है तो डीजल मैनुअल ले लीजिए। तो ये एक मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया कि मेरे को ईजी लग रहा है इस गाड़ी को चलाना। शहर में बहुत ईजी है गाड़ी को चलाना। येस, इट्स अ बिग कार, इट्स अ हैवी कार। कितनी हैवी है, हम धर्मकांटे पे लेकर गए 2140 किलो के आसपास इसका गाड़ी का वेट है। मतलब गगन भैया और हम दोनों एक ही वेरिएंट चला रहे हैं, क्वाड व्हील ड्राइव वाला। कलर अलग है दोनों का, बट जब वेट लगाया तो 2160 है। उसमें 20 किलो का हमारा कैमरा बैग होता है, उसको अगर आप हटा दोगे तो 2140 किलो के आसपास इसका वेट है, विच इज़ एक्चुअली ठीक ठाक हैवी। और ईवीज़ के केस में वही चीज़ होती कि हैवी तो हो ही जाती है गाड़ियाँ। तो अब इतनी बड़ी गाड़ी, एक तो व्हील बेस भी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है, लंबाई भी गाड़ी की बहुत अच्छी है, चौड़ाई भी बहुत अच्छी है। उस सेंस में फिर आपको लगता है कि क्या ईजी है चलाना गाड़ी को।
तो एक तो देखिए ओवरऑल विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी आती है, तो आपको वो परेशानी नहीं होती है कि कहीं पर भी अब जैसे छोटी जगहों पे क्या होता है कि एकदम से कोई छोटा सा आपका सर्कल आया और एकदम से बाइक वाला चला गया, तो विजिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। विजिबिलिटी गाड़ी की बहुत अच्छी है, इट्स ईजियर टू ड्राइव देन इवन देयर आइस वर्जन्स, तो उस सेंस में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। स्टीयरिंग जो है शहर के सबसे काफ़ी लाइट फील होती है। मैं मोस्टली इको और सिटी मोड में चला रहा हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है। बट जो दिक्कत वाली बात लग रही है उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे कि अभी ये वाली स्क्रीन से अगर आप जाओगे, आप इसमें एक्चुअली मैप भी लगा सकते हो। एप्पल कारप्ले हो या एंड्रॉइड ऑटो हो, यहाँ पे आपका मैप आ जाएगा। मैं मैप वाली स्क्रीन पे एक बार को जाता हूँ। ये मैप वाली स्क्रीन आ गई। अब ये मैप वाली स्क्रीन है, आगे एक टर्न आएगा, आप देखिए क्या होता है। जनरली इनकी जो आइस कार्ड्स हैं, कई गाड़ियों में ऐसा होता है कि जब आप लेफ्ट इंडिकेटर देते हो तो जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो बड़ी स्क्रीन पे आ जाता है और मैप जो है आपका गायब हो जाता है। यहाँ पे लकीली वो इंटीग्रेट यहाँ पे हो जाता है, और यहाँ पर वैसे भी जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है वो इधर ही आ जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो 360 डिग्री का बेटर इंटीग्रेशन है। बट इफ़ इन केस मुझे लेफ्ट जाना है, जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैंने इंडिकेटर दे दिया, यहाँ पे ये बीच में टर्न बाय टर्न नेविगेशन आ जाता है, बट मैप मिस हो जाता है, और छोटी जगहों पे ये कई बार परेशानी हो जाती है। मैंने अभी एक फ्लाईओवर है, बहुत नैरो सा फ्लाईओवर था, और उसके फिर आगे जाके वो डिवाइड हो रहा था, तो मेरे को लेफ़्ट जाना था। लेफ़्ट में 2 टर्न्स थे, मैंने गलत वाले टर्न पे घुसा दिया क्योंकि मेरे को ध्यान ही नहीं आया यहाँ पर कि किधर जाना है। आई कुड टेक इस वाले मैप की हेल्प कि यहाँ पे मेरे को दिख जाए, बट ये वाला जो है वो दिखना ही बंद हो गया था। अब वो टाटा रिलेटेड इशू है, एप्पल रिलेटेड इशू है, गूगल मैप रिलेटेड इशू है, आई डोंट नो, स्पेशली ऑन दिस स्क्रीन, क्योंकि ये वाली जो स्क्रीन है वो बेसिकली मतलब वो सिर्फ नाम के लिए मैप दिखा रहा था। यहाँ पर वो सब ये जो आपको लेन्स दिखती हैं कि ये सारा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं क्लियरली कि यहाँ पे लेन है, यहाँ पे लेन है, वो लेन्स नहीं दिखा रहा था। आपको विजुअल्स में समझ में आ जाएगा। तो वो एक परेशानी हुई, बट हमने गाड़ी वापस से रीस्टार्ट की और वापस से ठीक हो गया। तो ये एक ग्लिच है। अब वो ग्लिच किसकी तरफ से है आई डोंट नो, बट दिस वाज अ ग्लिच दैट आई फेस्ड। एक मैंने रीजन का आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि रीजन अगर आप बिलो 95% भी कर देते हो तो अच्छा होता है। वैसे अभी भी इसका जो रीजन है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। मतलब अभी जैसे थोड़ी सी स्पीड अप की, ब्रेक मारूंगा, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि गाड़ी जो है वो बिना आपके मैकेनिकल ब्रेक्स के क्या आप चला सकते हो। विज़ मैंने इनफैक्ट इनकी छोटी गाड़ी चली है टियागो में वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है। इनफैक्ट पंच में भी ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, यहाँ पर नहीं आता। आई एम श्योर इसका एक रीज़न इसका वेट भी हो सकता है कि वो उतने ज़्यादा तरीके से इसको रोक नहीं पाता इतनी भारी गाड़ी को, तो आपको मैकेनिकल ब्रेक्स पर भी भरोसा करना पड़ता है, इसलिए रीजन उतना ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पे नहीं है। बाकी ओवरऑल सिटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, इको चलाओ या सिटी चलाओ या मोर देन कंफर्टेबल। मिलते हैं अगली अपडेट पे। Okay, so first 100 kilometers are done. We are moving towards Trichy हम पूरा नहीं पहुंच पाएंगे, डिंडीगुल वाले एरिया में हम जा रहे हैं, बट हाईवे भी जो है हमारा अच्छा खासा हो गया है। दैट मीन्स लास्ट 50 ऑड किलोमीटर्स जो हैं हमने हाईवे पे गुजारे हैं। 50 से थोड़ा कम है एक्चुअली, लगभग 45 किलोमीटर के आसपास। खूबसूरत रास्ता है, खूबसूरत मौसम है, और खूबसूरत मौसम का एक फ़ायदा होता है कि आपकी जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम होता है। एसी आपका कंपैरेटिवली कम चलता है, अगर आप उसको ऑटो में भी छोड़ दोगे तो भी कम चलेगा, क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत अच्छे हैं। 24 डिग्री सेल्सियस हो गया है, एंड दैट वर्क्स इन दिस कार्स फेवर, या किसी भी ईवी के फेवर में वो काम करेंगे। और रूट भी एक ऐसा है जहाँ पर कभी कभी 40 किलोमीटर की स्पीड हो जाती है, कभी 50 किलोमीटर की, कभी 60, मतलब 40 से 60 और 70 वाला हिसाब किताब है। जहाँ पे ओपन हाईवेज अभी आई थिंक यहाँ पे मिलेगा, वहाँ पर आप थोड़ा सा और स्पीड अप कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स फेवर दिस कार। अगर यही हम एक्सप्रेसवे पे चला रहे होते तो आई थिंक थोड़ी सी और शिकायतें होती, और एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो हम 200 से 166 लेकर आ पाए हैं वो शायद नहीं हो पाता। बट हाँ, ये तो आपको मैंने एनवायरनमेंट और जो चीज़ें इसको फ़ायदा करती है उनके बारे में आपको बता दिया है। बात जिसके बारे में वो कर लेते हैं वो ये कि हाईवे पे स्टेबिलिटी कैसी है। देखिए, ये जो टायर्स हैं ये आपके वो एनर्जी एफिशिएंट टायर्स वो वाले नहीं हैं, ये कि जहाँ पर वो ईवी को फोकस करते हुए ज़्यादा हों। ऐसा नहीं कि एनर्जी बिल्कुल भी सेव नहीं करते हैं, अच्छे टायर्स हैं। दैट मीन्स जो आप आइस कार्ड्स में जिस तरीके का कंपाउंड देखते हो, लार्जली वैसा ही कंपाउंड इन्होंने यहाँ पे रखा है। ऑल्सो क्योंकि दिस इज़ आइस टर्न्ड ईवी, एसेंशियली ये एक आइस प्लेटफॉर्म है और उस पर आपको ईवी दी गई है,
तो इसलिए सस्पेंशंस वगैरह भी जो हैं, सस्पेंशंस आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आपको रेगुलर कार में भी नज़र आते हैं। 5 लीग सस्पेंशंस रेयर में दिए गए हैं। फ्रंट में ऑफ कोर्स जो रेगुलर सेटअप आइस कार में आता है, सिएरा में आता है, वो सेम सस्पेंशन सेटअप है। तो सस्पेंशन सेटअप क्योंकि लार्जली सेम है, तो वो जो आप जनरली बॉर्न इलेक्ट्रिक कार्स के साथ में जो आपको एक शिकायत होती है ना कि बाउंसी राइड है, वो बाउंसी राइड यहाँ पे आपको नहीं फील होती है। वो हैरियर ईवी के केस में भी है, वो इसके केस में भी है, वो नेक्सॉन ईवी के केस में भी है, इनफैक्ट पंच ईवी भी उसके केस में भी है। मतलब सारी, क्योंकि टाटा की कोई भी गाड़ी बॉर्न इलेक्ट्रिक नहीं है, इनकी सारी गाड़ियाँ आइस टर्न ईवी है। अब पिछली बार जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था तो कई लोगों ने मुझे बोला कि भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये बॉर्न ईवी नहीं है, क्योंकि बॉर्न ईवी नहीं है ये एक आइस प्लेटफॉर्म है। और आजकल जो नए आइस प्लेटफॉर्म होते हैं वो मल्टीपल पावर ट्रेन को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। दैट मीन्स अगर आपको उसमें हाइब्रिड बनाना हो तो हाइब्रिड बना सकते हो, सीएनजी का सपोर्ट सिस्टम तैयार करना हो तो वो भी कर सकते हो, आपको टर्बो लगाना हो, एनए लगाना हो, या फिर उसी प्लेटफॉर्म पर एक लेयर लगाकर उसको बैटरीज़ के लिए इस्तेमाल करना हो, थोड़ा फ्लैट बनाना हो फ्लोर को, तो वो भी कर सकते हो। और एग्जैक्टली वही ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म को ये acti.ev प्लेटफॉर्म बोल देते हैं, acti.ev प्लस शायद इसको बोल देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म हो गया। बॉर्न इलेक्ट्रिक अगर आप बात करोगे तो वो B6, XEV9 या BYD की कार्स जो हैं वो हैं। क्रेटा भी जो है वो बॉर्न ईवी नहीं है, वो भी एक आइस टर्न्ड ईवी है। और एक चीज़ जो मैं शुरू से बोलता हूँ वो ये कि आइस टर्न्ड ईवीज़ ड्राइव्स बेटर, राइड क्वालिटी जो है उनकी बहुत बेहतरीन होती है, राइड क्वालिटी मच बेटर होती है इंडियन कंडीशंस के हिसाब से। हाँ ठीक है, आपको बॉर्न ईवी के एडवांटेज ये है कि आप का वेट डिस्ट्रीब्यूशन आप उस तरीके से रख सकते हो कि आप परफॉर्मेंस फोकस करना चाहो तो कर सकते हो। सो BYDs, Teslas, ऑल ऑफ दीज मैन्युफैक्चरर्स दे फोकस ऑन परफॉर्मेंस की, हमें और 0 to 100 ज़्यादा तेज चाहिए, एरोडायनामिक एफिशिएंसी उस तरीके की अचीव करनी है। बट अ कार लाइक दिस वन जो कि एसेंशियली एक पेट्रोल डीजल प्लेटफॉर्म पे बनी है, उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप इंडियन रोड कंडीशंस में ख़राब रास्ते पे जा रहे हो तो वो ख़राब रास्ते पर भी बेहतरीन काम करनी चाहिए, जो कि ये गाड़ी करती है। मैंने इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग भी की कल, और मतलब बेसिकली ऑफ रोडिंग जैसा तो नहीं, बट हाँ जो भी थोड़ा बहुत मौका मिला मैं आधे घंटे चलाने का, उसमें हमने इसे मिक्स्ड कंडीशंस में चलाया। कुछ एकदम रेगुलर जो आपके जैसे गांव वाले एरियाज़ आ जाते हैं या ट्रेल्स आ जाती हैं, वो वाली जगहों पर भी चला के देखा। फिर साथ में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी किए। वहाँ पर आपको पता पड़ता है कि क्यों एक आइस टर्न्ड ईवी जो है वो एक ज़्यादा बेहतर ऑप्शन अभी के लिए है, क्योंकि वो सस्पेंशंस जो हैं वो सालों तक टेस्ट होते आए हैं। उसमें ऑफकोर्स चेंज करोगे आप, मतलब एक आइस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। आइस प्लेटफॉर्म में वो सस्पेंशंस ने लाखों किलोमीटर कर चुके हैं वो। उसके बाद में आपको वो ईवी में भी दे दिए गए हैं। सिमिलर टायर्स हैं जो कि ज़्यादा बेटर ग्रिप देते हैं, आवाज़ करते हैं, ये आपको दिखेगी। जो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट या बॉर्न ईवीज़ के साथ में आपको जो टायर्स मिलते हैं वो आवाज़ कम करते हैं, बट वो आपका खर्चा ज़्यादा थोड़ा बहुत कई बार बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे आपको हो सकता है कि लगे कि शायद इसकी आवाज़ ज़्यादा है, थोड़ी सी और कंट्रोल हो सकती है, बट जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी है इसकी, जिस तरीके से अंडुलेशंस को हैंडल करती है, ख़राब रास्ते को हैंडल करती है, जैसे हमने ऑफ रोडिंग की उस टाइम पे जिस हिसाब से इसने हैंडल किया, आई थिंक वो काबिल तारीफ बात है। हैरियर ईवी के केस में भी सेम चीज़ है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। आई थिंक दे हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दैट डिपार्टमेंट। इवन इन स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी, आप इस गाड़ी को चलाइए और उसके बाद में कुछ बॉर्न ईवीज़ चलाइए, बॉर्न ईवीज़ दे कीप बाउंसिंग अ लॉट। और उसका लॉजिक भी है क्योंकि देखिए वो प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा एक्सटेंसिवली टेस्टेड ही नहीं हैं। आइस प्लेटफॉर्म्स पे हम सालों से काम करते आए हैं और वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली नज़र आती है। डायनामिक्स वाइज देखिए, आप जब डायनामिक्स की बात करते हो तो अगैन आई एम नॉट गोइंग टू से दैट दिस probably is better than your German cars, but EV के स्टैंडर्ड से जब आप बात करते हो, EV के स्टैंडर्ड से ठीक आपको ये हैंडलिंग ऑफर कर देती है। तो ठीक राइड और हैंडलिंग बैलेंस जो है आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। अगैन EV के स्टैंडर्ड से एक्चुअली टाटा डज अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस। द ओनली प्रॉब्लम, जैसे मैंने बोला कि मेरे को ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं लगती है। एक तो आपका रीजन वाली बात छोड़िए, बट अगर आप ब्रेकिंग की बात करोगे तो वो उतना रीअश्योरिंग नहीं लगता है ईवीज़ के केस में। पहले जैसे कई बार आप एकदम से लेकर आओगे तो मैकेनिकल ब्रेक्स जो हैं, अगर आपने किया है, जब आप अप्लाई करते हो तो जैसे ही आप एक्सेलेरेटर से पाँव हटाओगे तो मोटर जो है वो स्लो होना शुरू होगी, वो अपना ब्रेक अप्लाई करेगी। फिर आप मैकेनिकल ब्रेक्स करोगे तो रीअश्योर होने के लिए, तो वो मतलब वो प्रॉपर्ली ब्रेक्स अप्लाई करने के लिए तो उतना रीअश्योरिंग नहीं लगता है। बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है। सिटी में अगर आप रीजन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, वो मत कीजिएगा आप।
उसके केस में ऑफकोर्स आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। रेंज का अपडेट शायद मैंने आपको नहीं दिया है, बट 114 किलोमीटर हम कर चुके हैं और स्टेट ऑफ चार्ज जो है 75% है और अभी इको और सिटी दोनों में मिक्स करके चला रहे हैं। अगर मैं इसको सिटी में कर दे रहा हूँ तो 398 किलोमीटर हो रहा है, अगर आप इको में चले जाओगे तो 410 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। लेवल 3 रीजन अभी भी ऑन है। सो या दैट्स दैट। ऑलराइट, सो 200 किलोमीटर्स डन। 100 किलोमीटर के बाद मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली लार्जली मैंने बाकी सारी चीज़ों की बात कर ली थी, बट अभी अपडेट पहले तो रेंज की आपको दे देता हूँ। 200 किलोमीटर चला लिए हैं जिसके लिए हमने लगभग 39% बैटरी को यूज़ किया है। जो एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है थैंक्स टू द ब्यूटीफुल रोड्स और स्पीड कंट्रोल और वेदर, इन सब चीज़ों की वजह से 148 पे आ गए हैं हम, तो जो कि एक्चुअली अच्छी मानी जा सकती है अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हो। और हम एक डिंडीगल या डिंडीगुल जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं यहाँ के लोकल लोग, उस वाली डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब उसको बाईपास करके जाएंगे बेसिकली, वहाँ तक पहुँच गए हैं। तो 200 किलोमीटर का सफ़र हमारा तय हो गया है। अभी तक देयर हैज़ बीन नो प्रॉब्लम एक्सेप्ट 1-2 बार ये ऑटोमेटिकली एप्पल कारप्ले बंद हुआ, स्क्रीन थोड़ी सी ब्लिंक करी और उसके बाद में वापस से आ गई। दैट वाज द ओनली ग्लिच दैट वी फेस्ड। और वो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आप मैप लगा के रखते हो तो वो अगर आप इंडिकेटर देते हो तो मैप थोड़ा सा गायब हो जाता है, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। बट मोर देन दैट आई थिंक ओवरऑल द सस्पेंशंस हैव बीन डूइंग देयर जॉब रियली वेल। टायर्स आर एब्जॉर्बिंग द रोड्स रियली वेल। इट्स द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि काफ़ी नॉइजी लग रहा है, मतलब रोड नॉइज़ जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है, स्पेशली टायर नॉइज़ जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। ऑल्सो इट्स नॉट मतलब कुछ जगहों पर ना आवाज़ एक आती रहती है, मोटर की भी एक जो आवाज़ है वो लगातार आती रहती है। ऐसा नहीं कि बाकी गाड़ियों में नहीं आती है, बट यहाँ पे वो थोड़ा सा नॉइज़ की तरफ मैं उसको रखना चाहूँगा। येस ऑफ कोर्स अगर आप इसका डीजल पेट्रोल चला के आ रहे हो फिर आप बोलोगे भैया कितनी शांत है, तो वो तो शांत होगी, बट मैं खुद ईवी के स्टैंडर्ड से अगर बात बताऊँ तो मोटर की थोड़ी सी आवाज़ आती है और वो हल्का सा रोड नॉइज़ प्लस ये सब नॉइज़ मिला के थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है ख़राब तो नहीं करती है, बट वो थोड़ा सा मतलब वो ऊपर नीचे, अगर आपको पसंद नहीं है उस तरीके की चीज़ें तो आपको शायद पसंद नहीं आएगी। अगर आप एब्सोल्युटली शांत एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसे नहीं कि एब्सोल्युटली शांत होना भी नहीं चाहिए, ईवीज़ को पास से जा रही है तो लोगों को सुनाई देना चाहिए। बट ओवरऑल आई थिंक अदर देन दैट आई थिंक इट्स बीन एन एन्जॉयबल ड्राइव। मज़ा आ रहा है गाड़ी को चलाने में ओवरऑल, और कोई भी मेजर इशू नहीं है। स्टीयरिंग भी इस बार सीधा है। मिलते हैं अगले अपडेट पे। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट अपडेट 300 से थोड़े और ऊपर हो गए हैं क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा बेटर लाइट कंडीशन आए, तब मैं इसके बारे में बताना शुरू करूँ क्योंकि रात हो गई है भैया। 318 किलोमीटर हम ऑलरेडी डिस्टेंस जो है कवर कर चुके हैं। एवरेज एनर्जी कंजम्पशन जो है वो 160 वाट आवर पर किलोमीटर है। बैटरी की जो स्टेट ऑफ चार्ज है वो अभी 31% दिखा रहा है। ये जो बड़ी हुई एवरेज एनर्जी कंजम्पशन है उसका रीज़न है कि हम हाईवे पे हैं जो 100 की स्पीड आपको अलाउ करता है, तो 90 से 100 के बीच में लगातार चलिए। एक्चुअली अगर आप इस साइड हो, मतलब बेसिकली कोयम्बटूर की साइड में हो या ऊटी की साइड में हो, तो यहाँ पर एक्चुअली अगर आपको हाईवेज भी मिल जाते हैं यहाँ पे 100 की स्पीड है, वहाँ पे जनरली कई बार 100 की स्पीड मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट वी आर ट्राइंग टू डू दैट। वी आर बिटवीन वी आर मोस्टली एट 95 kmph। दैट्स वाई एवरेज एनर्जी कंजम्पशन आपका बड़ा हुआ नज़र आता है। HUD आई एम नॉट श्योर आप देख पा रहे हो, बट एज अ ड्राइवर मेरे लिए काफ़ी बढ़िया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपकी स्पीड की इन्फॉर्मेशन जो है, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन एक्चुअली वहाँ पे भी आपका आ जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो कुछ चीज़ें ठीक है और कुछ ऑगमेंटेड रियलिटी में भी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। इन्होंने ये हैरियर के साथ में भी किया था। लुक्स नाइस, ब्राइट इनफ, एवरीथिंग इज़ प्रीटी सॉर्टेड। हालांकि जो लाइट है इसकी रात में, देखिए अभी ये वाला जो एरिया है तो पूरा लिट अप है, बढ़िया है। तो यहाँ तो एक्चुअली टेक्निकली अगर आपकी लाइट की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी ना हो तो भी काम चल जाता है। बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी स्लाइटली बेटर जब थोड़ा सा अंधेरा होने लगता है। अभी मतलब ऑफकोर्स लो बीम में चल रहा हूँ मैं,
क्योंकि लो बीम में ही काम हो जा रहा है। बट कहीं कहीं पे अगर आप हाई बीम भी करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाई बीम किया, स्प्रेड ठीक है, बट जो डिस्टेंस कवर करता है वो बहुत ज़्यादा एक्चुअली मेरे को लगी नहीं है। और मैंने ये एक्सट्रीमली एकदम वो जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है वहाँ पे रखा हुआ है। मैं अगर इसको लो करूँगा तो देखिए आपको नज़र आ रही होगी यहीं पे आ गई है, हाई बीम पे भी यहाँ पे आ गई है। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, डिस्टेंस हल्की सी बढ़ रही है, एकदम एब्सोल्युटली टॉप मोस्ट पोजीशन पे रखा हुआ है मैंने। वो जो आपका हेडलैम्प लेवलर जो होता है वो रखा हुआ है। तो जिन जगहों पर एक्चुअली थोड़ा एब्सोल्यूट अंधेरा है वहाँ पर आपको फिर भी ठीक लगेगा, बट हल्की फुल्की लाइटिंग है तो वो जो ढंग से आपकी विजिबिलिटी है उतनी ज़्यादा शायद आपको ना लगे। इसके कंपटीशन में और गाड़ियाँ, महिंद्रा की फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ जो आती हैं वो बेटर लाइट आपको ऑफ़र करती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ख़राब है और एवरेज है, इट्स बेटर ऑफ कोर्स अबव एवरेज। कई टाटा की गाड़ियों में बहुत ख़राब हमने हेडलाइट्स देखी है रात में, बट आई वॉज स्टिल एक्सपेक्टिंग इट टू बी स्लाइटली बेटर। बट अभी 30% स्टेट ऑफ चार्ज बचा है और एस्टिमेटेड रेंज जो इसके हिसाब से है, जो मेरे ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से अभी तक हुई है, वो 159 किलोमीटर और दिखा रहा है और 323 किलोमीटर ऑलरेडी हो गए हैं। मिलते हैं अगली अपडेट पे। ऑलराइट, सो द फाइनल नंबर्स, 17% की बैटरी अभी बची है। 390.4 किलोमीटर हमने डिस्टेंस ऑलरेडी कवर कर लिया है। यहाँ पे 112 किलोमीटर की एस्टिमेटेड रेंज दिखा रहा है, क्योंकि अभी भी मैंने एसी ऑफ किया है। अगर आप एसी ऑन करोगे तो 98 किलोमीटर हो जाएगा। और पूरा दिन हमने इको और सिटी दोनों मोड्स में मिलाकर चलाया है। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी गाड़ी जो है वो क्लोज टू 480-500 किलोमीटर चल रही है। बट आज मोर देन आइडियल कंडीशन थी। मोर देन आइडियल कंडीशन का मतलब है इट वॉज ड्रिजलिंग द होल डे, द टेम्परेचर्स आर वेरी गुड, बढ़िया विंडी है, 22 डिग्री से लेकर 24 डिग्री टेम्परेचर रहा है। बहुत ही आइडियल होता है ये। बट अगर आप उस जगह से आते हो नॉर्थ में जहाँ पे गर्मी बहुत होती है, राजस्थान में फॉर एग्जांपल, तो यही जो आपकी रेंज है वो लगभग 450 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। या बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन है तो वो 450, 440 उसके आसपास होवर करेगी। बट इवन विद दैट आई थिंक दिस कार ऑफर्स यू मोर देन इनफ रेंज, जहाँ पर एक शहर से दूसरे शहर पे जाना आपके लिए पॉसिबल है। एंड दिस इज द ओनली टाटा दैट कैन डू इट। हैरियर ईवी के साथ भी बड़ा बैटरी पैक आता है, पर वो और ज़्यादा भारी है, और ज़्यादा भारी है। इसका मतलब उसका रेंज भी जो है उतने अच्छे से नहीं निकल पाता है। हमने देखा है कि वो 380 ऑड किलोमीटर्स के आसपास करती है। सो दैट्स दैट। तो ओवरऑल आई थिंक यू शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट 450 से लेकर 500 किलोमीटर्स, डिपेंडिंग आप कहाँ पे चला रहे हो, किस वेदर में चला रहे हो। आइडियल वेदर में चला रहे हो तो आप 500 किलोमीटर के आसपास भी पहुँच जाओगे। एंड आई थिंक ओवरऑल प्रोडक्ट की भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं प्रोडक्ट के। हैरियर ईवी के कंपैरिजन में दिस हैज़ मोर फिनेस, इंटीरियर वाइज ज़्यादा बेटर लगती है, अच्छी डिज़ाइन है, गाड़ी की राइड क्वालिटी फॉर एन ईवी बहुत अच्छी है, जो कि हैरियर ईवी की भी है। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड इन दैट सेंस। जो ग्लिचेस थे उनके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है कि अगर वो भी फिक्स हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। कुछ कुछ जगहों पर वो हल्का फुल्का ऊपर नीचे चीज़ें करने की ज़रूरत है। थोड़े से NVH लेवल्स और बेहतर हो जाते तो और बेहतर प्रोडक्ट हो जाता। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस अगर इसकी थोड़ी और एग्रेसिव रख पाते, या फिर और वेरिएंट्स अगर हम देखें जिसमें और वैल्यू अगर हमें मिलने लग जाए, तो आई थिंक ये कई लोगों के लिए सही साबित हो सकती है। बट प्राइस जब ऑलमोस्ट करेक्शन हो जाता है या सही वैल्यू मिलने लग जाती है ना, तो सारी जो छोटी मोटी कमियां वो भी दूर हो जाती है। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम टाटा मोटर्स। एंड आई थिंक अगर आपको वो डिस्टिंक्ट लुकिंग गाड़ी चाहिए तो आप जा सकते हो। आई विश कि थोड़े और वैल्यू कॉन्शियस बायर्स के लिए भी वेरिएंट्स लेकर आए हैं ये। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।